सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे करवाता हूँ दृष्टि द विजन बिहार 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह टेस्ट सीरीज आपको कराई जा रही है। टेस्ट संख्या यह 2 हुआ। इसके पहले मैंने 1 से लेकर के 70 तक का MCQ और उसका एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो डाला हुआ है। आप वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पर 70 के बाद से हम लोग डिस्कशन करना शुरू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, भारत में कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर होगा बिहार। बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। चलिए इसका एक बार देख लेते हैं। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। माही भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पहली बार मध्य प्रदेश में, जहाँ से यह राजस्थान की ओर प्रवाहित होती है, और फिर गुजरात में प्रवेश करते वक्त यह इस रेखा को दूसरी बार काटती है। ठीक है, चलिए 72 नंबर। बिहार में चंपारण जिले को किस वर्ष 2 जिलों में विभाजित किया गया? तो ये हुआ था 1972 में। ठीक है, 2 जिला बनकर कौन कौन सा जिला बना है यहाँ पे बताया जा रहा है। लावा के जमने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर बनने वाले सेल प्रकार को कहा जाता है प्लूटोनिक सेल। क्या कहा जाता है? प्लूटोनिक सेल। तो इसका आंसर ये हो गया। इसके पहले यहाँ पर देख लीजिए, बिहार के चंपारण जिले को किस वर्ष 2 जिलों में विभाजित किया गया था? 1972 में, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में। वन्यजीव उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो बिहार में। तो बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में? तो पश्चिमी चंपारण में। याद रखिएगा, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। मैप में आप ध्यान लगाइए, अरुणाचल प्रदेश हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तर प्रदेश की सीमा को नहीं छूता है? उत्तर प्रदेश की सीमा को नहीं छूता है तो सिवान, गोपालगंज, बक्सर। ये अररिया नहीं छूता। आप मैप देख सकते हैं, आप बिहार का मैप ओपन करके आप देख सकते हैं अररिया जो है उत्तर प्रदेश की सीमा को नहीं छूता है। 77 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, थार मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, इनमें से कौन है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल? चलिए एक बार लिस्ट ले लेते हैं मरुस्थल का। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, आर्टिक डिजर्ट, इस जगह पे आर्टिक डिजर्ट बताया गया है। फिर ग्रेट बेसिन, कोलोराडो प्लेटो, सुनरान, मोजाम्बे, ठीक है, अटाकामा, पैटागोनिया। ये आप मैप देख सकते हैं, अटाकामा यहाँ पैटागोनिया है। यहाँ पे नामिबिया है, नामिब, यहाँ पे देखिए कालाहारी है, नामिब है, कालाहारी है। फिर इस जगह पे थार है, देखिए थार। फिर सहारा इस जगह पे। फिर यहाँ पे ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया इत्यादि। आपका अंटार्कटिक डिजर्ट नीचे में देखिए, अंटार्कटिक डिजर्ट है, रेगिस्तान। आगे समझ लीजिए, मरुस्थल ऐसे भूदृश्य या क्षेत्र हैं जो प्रति वर्ष 250 से कम लगभग 10 इंच की अत्यल्प वर्षा प्राप्त करता है। 250 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है यहाँ। पृथ्वी की भूमि की सतह का लगभग 1/3 भाग मरुस्थल है। भूमि का 1/3 भाग क्या मरुस्थल है? भौगोलिक स्थिति के आधार पर 4 प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। ध्रुवीय मरुस्थल, उपोष्ण मरुस्थल, ठंडे या शीत रेगिस्तान और ठंडे तटीय रेगिस्तान। आगे समझिए, पृथ्वी के 2 सबसे बड़े मरुस्थल ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित हैं। एक अंटार्कटिक ध्रुवीय मरुस्थल अंटार्कटिक महाद्वीप से में लगभग 55 लाख वर्ग मील तक
क्षेत्र में विस्तृत हैं। तो अंटार्कटिक ध्रुवीय मरुस्थल 55 लाख वर्ग मील क्षेत्र में विस्तृत है। दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल आर्कटिक ध्रुवीय मरुस्थल है। दूसरा कौन सा है? आर्कटिक ध्रुवीय मरुस्थल। पहला है अंटार्कटिक ध्रुवीय मरुस्थल और दूसरा आर्कटिक ध्रुवीय मरुस्थल। यह अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस की कुछ सीमा तक विस्तृत है। इसका सतही क्षेत्रफल लगभग 5.4 मिलियन वर्ग मील है। पृथ्वी के शेष मरुस्थल ध्रुवीय क्षेत्रों में से बाहर स्थित है। इनमें सबसे बड़ा सहारा रेगिस्तान, जो उत्तरी अफ्रीका का एक उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है, यह लगभग 3.5 मिलियन वर्ग मील क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। तो ध्रुवीय क्षेत्रों से के अलावा जो भी मरुस्थल है, सबसे बड़ा कौन आ जाता है? सहारा। और वैसे अगर देखेंगे तो अंटार्कटिक जो मरुस्थल है वो सबसे बड़ा है, और दूसरा जो है आर्कटिक ध्रुवीय मरुस्थल दूसरे स्थान पर है। इन दोनों के अलावा तीसरा जो है सहारा रेगिस्तान सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन देख लीजिए वहाँ पर। इसमें बोला है कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो सहारा मरुस्थल, तो ये आपको तीसरे स्थान पर आता है। अंटार्कटिक मरुस्थल सबसे पहले स्थान पर, तो जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? ई। अंटार्कटिक, आर्कटिक और फिर सहारा। 78 देखिए, परमाणु ऊर्जा संयंत्र खोलने वाला पहला अरब राष्ट्र कौन सा है? तो यूएई जो है परमाणु ऊर्जा खोलने वाला पहला अरब राष्ट्र है। 79, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो भारत के भीतर पूरी तरह स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो भारत के भीतर पूरी तरह से स्थित है? तो ये आपका सोच के बताइए कौन सा आंसर होगा? K2, कंचनजंगा, कामेट या नंदा देवी? ये नंदा देवी। आंसर क्या होगा? नंदा देवी। नंदा देवी जो है भारत में पूरी तरीके से स्थित है। 80 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के अधिकतम पाइराइट संसाधन पाए जाते हैं? अधिकतम पाइराइट के संसाधन आपका बिहार में पाया जाता है। ठीक है, इसको देख लीजिए। पाइराइट जो होते हैं लोहे का सल्फाइड होता है, जिसका उपयोग मुख्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में किया जाता है। उर्वरक, पेट्रोलियम, इस्पात आदि उद्योग सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। ठीक है, पाइराइट का मुख्य भंडार बिहार के रोहतास जिले के अमझोर की सोन घाटी में मौजूद है। बिहार के रोहतास जिले के अमझोर के सोन घाटी में मौजूद है। यहाँ के निक्षेप में 47% सल्फर पाए जाते हैं, ये ध्यान रखिए। आयरन पाइराइट अमझोर के 109 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है और अमझोर में एक आयरन पाइराइट उद्योग भी मौजूद है। ऊपरी विंध्य शैल समूह तथा कुरारी, मंदा और कररिया में भी पाइराइट पाए जाते हैं। ठीक है, 81 देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में विदेशिया नृत्य किया जाता है? विदेशिया नृत्य, तो बिहार में। विदेशिया नृत्य कहाँ किया जाता है? बिहार में। ठीक है, 82 नंबर देखिए, हाल ही में खुदाई के दौरान 4000 वर्ष पुराने शिल्प गांव के अवशेष पाए गए हैं। कहाँ? तो ये पाए गए हैं अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मेघालय। कहाँ पाए गए हैं बताइए? उत्तर प्रदेश में। आगे देखिए, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा, तो ये भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा। देख लीजिए, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। यह 17 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आया था। ये भी याद रखिए, 17 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आया था। इस सीमा रेखा का नाम सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया, जिन्होंने इस रेखा को खींची थी। यह रेखा गुजरात के कच्छ रण से होकर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू के अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक विस्तारित है। 2900 किलोमीटर लंबी इस सीमा में केवल 5 क्रॉसिंग पॉइंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल। पीपल बिहार का राजकीय वृक्ष है। आगे देखिए,
मिट्टी या समुच्च माध्यम के बिना वायु या धुंध वातावरण में पौधों को उगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये एरोपोनिक्स कहा जाता है। मिट्टी या समुच्च माध्यम के बिना, यानी कि पौधों को उगाएंगे लेकिन उसमें मिट्टी, उसका जो जड़ होता है वो मिट्टी में रख करके नहीं, ठीक है, उसको वायु में तैरा करके। एरोपोनिक्स एक विधि है जिसमें पेड़ पौधे को उगाया जाता है वायु में रख करके, और उसके जो रूट्स होते हैं, जैसे मान के लिए यहाँ पे सॉइल है, ऐसे देखिए यहाँ पे ये सॉइल है, सॉइल के पास रख कर नहीं, वो ये ऊपर एक फ्लोर बना करके यहाँ पर ये पेड़ आपको जो भी पौधे लगा दिया जाता है, और इसके रूट इस प्रकार से देखिए, ये जो रूट हो गया, रूट जो है ज़मीन में सटा नहीं रहेगा, और इसी रूट पर पानी का छिड़काव किया जाएगा, मिनरल्स का छिड़काव किया जाएगा। क्योंकि पेड़ को क्या ज़रूरत है, ज़मीन से, अर्थ से क्या लेता है, वाटर और मिनरल्स। तो वाटर और मिनरल्स इसको यहीं पे छिड़क करके, इरिगेट करके यहाँ से आपको इसको प्रदान कर दी जाएगी, तो इसकी वृद्धि आपकी चलती रहेगी, इसकी वृद्धि बनी रहेगी। तो यहाँ पे इस विधि को क्या बोला जा रहा है? एरोपोनिक्स। एरो मतलब एयर में, पोनिक्स मतलब इसका पौधा को रोपण करना। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता? भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा कौन नहीं करता है? तो फ्रांस, स्पेन, लीबिया, साइप्रस, ये भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करता है। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। 21 देश है जिनका कुल क्षेत्रफल यहाँ पे क्या गलत लिख दिया है, 2.4 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। भूमध्य सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं अल्बानिया, अल्जीरिया, बोस्निया, हर्जेगोविना। इस प्रकार से देखिए सारा आपका यहाँ पे दिया हुआ है। फिर इसका देखिए यहाँ पे मैप दिया हुआ है, मेडिटेरियन सी, इसके साथ कौन कौन सीमा साझा कर रहा है। तो ये मैपिंग है, मैपिंग को थोड़ा आप खुद से कर लीजिएगा ये सारा क्वेश्चन को। तो इसका आंसर क्या होगा? ई। 87 देख लीजिए। बिहार का पहला चीनी कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो ये मढ़ौरा में स्थापित किया गया था पहला चीनी कारखाना, मढ़ौरा में। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, ये बी हो गया। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं? किस स्थान पर? तो यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर भी। तो ये सदाबहार वन, इसका आंसर क्या होगा? ई। इसका थोड़ा देख लीजिए आप एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर देख लीजिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं? उत्तर पश्चिमी ढलान पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ पर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास पाए जा रहे हैं क्या? उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन। ये पश्चिमी घाट पर भी के पश्चिमी ढलान पर भी पाए जाते हैं, और वे 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा, 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक और औसत वार्षिक तापमान वाले गर्म और नम क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। 90 देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं? तो ये 50 राज्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं। सिमरी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सिमरी झील बिहार में स्थित है। 92, निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु है? उच्चतम बिंदु कौन सा है? तो सैडल पीक जो है अंडमान निकोबार का उच्चतम बिंदु है। याद रखिए, सैडल पीक उच्चतम बिंदु है अंडमान निकोबार का। गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चिकथा साठा, ये क्या है?
ये धाराएं हैं, महासागरीय पवनें हैं, तूफान है, अक्षांश है, ये क्या है बताइए? तो ये महासागरीय पवनें हैं। ठीक है, तो गरजता, चालीसा, प्रचंड, पचासा, चिकता, साठा क्या है? महासागरीय पवनें हैं। 94 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से महासागर मलक्का जलमर्दुमध्य से जुड़े हुए हैं? मलक्का से, मलक्का से कौन जुड़े हुए हैं? हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक या अटलांटिक महासागर। तो इसका आंसर होगा हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। मलक्का जल डब्ल्यू मध्य से जुड़ा क्या है? हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बिहार में नहीं उगाई जाती है? तो इसमें फसल कौन सा बिहार में नहीं उगाई जाती है? मिस्ता, चाय, खेसारी, मिर्च क्या नहीं उगाई जाती है? तो बिहार में आपका चाय भी नहीं उगाई जाती है और मेस्ता, इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? ई। भारत के पश्चिमी तटों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम क्या है? दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम क्या है? तो इसका है मालाबार तट, केनरा तट या कोंकण तट। कोंकण है, मालाबार है, केनरा है। केनरा तट है, कोंकण तट है, मालाबार तट है। मालाबार है, कोंकण है, केनरा है। पकड़िए इसको। तो इसका आंसर हो गया डी, मालाबार तट, फिर केनरा तट, फिर कोंकण तट। मालाबार, केनरा, कोंकण, कोंकण सबसे लास्ट में। तो दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो मालाबार तट पहले आएगा, फिर केनरा आएगा, फिर कोंकण आएगा। निम्नलिखित में से कौन स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार नहीं है? ठीक है, तो इसमें बोला स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार नहीं है, ये पकड़ना है। तो फांग, झूम और मिल्पा ये 3 स्थानांतरण कृषि है। फैजेंडा जो है स्थानांतरण कृषि का प्रकार नहीं है। ठीक है, फांग, झूम और मिल्पा क्या स्थानांतरण कृषि, और फैजेंडा जो है स्थानांतरण कृषि का प्रकार नहीं है। तो इसलिए आंसर इसका क्या होगा? सी। कांतो मैदान किस देश का हिस्सा है? कांतो मैदान, तो कांतो मैदान जापान का हिस्सा है। कांतो मैदान जापान का हिस्सा है, ये याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश सिक्किम के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? सिक्किम के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो नेपाल सिक्किम के साथ, चीन, भूटान, ये बांग्लादेश सीमा साझा नहीं करता है। आप देख लीजिए, मैप को आप अपने सामने रखिए, वहाँ से आप देख सकते हैं बांग्लादेश जो है सीमा साझा नहीं करता है। बागमती सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? बागमती, तो ये बिहार में शुरू की गई है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में। तो इसका आंसर होगा बिहार में बागमती सिंचाई परियोजना शुरू की गई है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत के में वाणिज्यिक खेती के लिए अनुमोदित एकमात्र आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है? तो इस संशोधित फसल कौन सा है केवल भारत में? तो कपास है। 102 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत की मानसूनी प्रणाली को प्रभावित करता है? तो अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITC से ये भी करता है। ग्रीष्म काल में तिब्बत का पठार गर्म होना, ये भी मौसम मानसून प्रणाली को प्रभावित करता है। हिमालय के उत्तर में उपोष्ण पछुआ जेट धाराएं, मेडागास्कर के पूर्व में उच्च दबाव के क्षेत्र की उपस्थिति, ये दोनों तो करता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शैल कर्म में भारत का अधिकांश कोयला भंडार है? अधिकांश कोयला भंडार कहाँ है? धारवाड़ में, कडप्पा में, विंध्य में या फिर द्रविड़ में? देखिए यहाँ पर गोंडवाना शैल क्रम जो आर्य शैल क्रम का अंग है, भारत के कोयले भंडार के लगभग 98% को समाहित करता है। गोंडवाना शैल क्रम, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था,
इसलिए उसका आंसर क्या होगा? ई। आर सेल क्रम में ऊपरी कार्बोनिफेरस से लेकर हाल के समय तक सेल निर्माण शामिल है। इसमें 4 प्रभाग शामिल हैं: गुणवाना, जुरासिक क्रम और दक्कन ट्रैप, तृतीय टर्सरी क्रम। गुणवाना सेल और गुणवाना कोयला। गुणवाना सेल क्रम का नाम गोंड जनजाति से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में पाए जाने वाले के आदिवासी के नाम पर रखा गया है। ये प्राचीन पठारी सतहों पर अभिन्नत गर्तों में जमा निक्षेप तलछट हैं। जैसे जैसे तलछट जमा होती जाती है, गर्त कम होते जाते हैं। गुणवाना सेल के मुख्य क्षेत्र है दामोदर घाटी, महानदी घाटी, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग, कश्मीर, दार्जिलिंग और सिक्किम। इनमें लौह अयस्क, तांबा, यूरेनियम, एंटीमनी के बड़े निक्षेप मौजूद हैं। यहाँ प्राप्त सैंडस्टोन, स्लेट्स और संपीड़न का उपयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। केवल ये ध्यान रखिए कि गोंडवाना जो है आपका, वहाँ पे सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। कहा जा रहा है बिहार के निम्नलिखित में से किन जिलों में स्वर्ण के निक्षेप पाए जाते हैं? नालंदा, मुंगेर, गया, जमुई। तो ये कहीं नहीं, ठीक है, तो आंसर ही हो गया। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? टीन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। तो ये हो गया छत्तीसगढ़ जो है टीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, छत्तीसगढ़, याद रखिए टीन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बॉक्साइट का शीर्ष उत्पादक है? बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? ओडिशा। ओडिशा बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। उड़ीसा क्या करता है? बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। टीन का कौन करता है ज़्यादा उत्पादन? छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है? ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है? नेपाल, भूटान, श्रीलंका या पाकिस्तान? तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? ई हो जाएगा। ये तो सभी भारतीय उपमहाद्वीप का ही हिस्सा है। बिहार का राज पक्षी कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? गोरैया, घरेलू गोरैया। निम्नलिखित में से किसे बरानी कृषि के रूप में जाना जाता है? बरानी कृषि। तो वर्षा आधारित कृषि को ही वारानी कृषि कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर आगे देखिए ऑप्शन दिया था शुष्क कृषि, आर्द्र भूमि कृषि, सोपान कृषि। तो बरानी कृषि को ही वर्षा आधारित कृषि कहते हैं। भारत में मानक समय रेखा गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ये मिर्ज़ापुर से। कहाँ से गुजरती है? तो मिर्ज़ापुर कहाँ है? यूपी में। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में 110, 111 से लेकर के आपका 150 तक टोटल 150 क्वेश्चन करा दिया जाएगा। सेट 2 कंप्लीट हो जाएगा अगले वीडियो में। तब तक आप वीडियो को इसी प्रकार देखते रहें। वीडियो को 2 बार 3 बार देखें, जहाँ ज़रूरत पड़े नोट्स बनाएं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ मैं PDF इसका दे दिया हूँ। वहाँ से PDF को डाउनलोड करके आप वहाँ उसका टेस्ट बना लें इस सेट का। उसके बाद आपको डिस्कशन यहाँ आप साथ में करते चले जाएं। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।